अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें सखावत ने इस्लामाबाद से भेजी है। तो चलिए सुनते हैं सखावत की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम सखावत है और मैं इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर था। आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये एक ऐसा वाक़या है जिसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी एकदम से बदल गई। और इसी वाक़या के बाद मैंने एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब छोड़कर एक गवर्नमेंट इदारे में ड्राइवर की नौकरी शुरू कर दी। अब भी मैं एक सरकारी ड्राइवर हूँ। नसीर भाई, मेरा ये वाक़या आज से कोई 8 साल पुराना है। तब मैं इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर था और बहुत ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। वाक़या कुछ इस तरह है। दिसंबर का महीना था। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक रात 11 बजे मेरे फ़ोन की बेल बजी। फ़ोन उठाया तो हॉस्पिटल से कॉल थी। जब बात की तो पता चला कि एक आदमी की डेड बॉडी को इसके गांव छोड़ कर आना है। मेरी ड्यूटी थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठा। तैयारी करने के बाद एम्बुलेंस स्टार्ट की और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। मैं कुछ देर तक हॉस्पिटल पहुंचा तो फ़ौरन से डेड बॉडी को एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया गया। इस रात मेरे साथ जाने वाला हेल्पर गांव गया हुआ था, लेकिन जब हॉस्पिटल से किसी को साथ जाने का बोला तो कोई भी तैयार ना हुआ। खैर, कुछ ही देर बाद मैं अकेला ही डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल से निकल गया। रास्ता बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और जल्दी से जल्दी इसको इसके घर पहुंचाने की कोशिश में लग गया। मैं सड़क पर एम्बुलेंस को भगा रहा था। सड़क के दोनों जानिब इतने घने और सायादार दरख्त थे कि इनकी शाखें आपस में मिली हुई थीं और एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। एम्बुलेंस में मैं अकेला और साथ में लाश, और इतना खौफजदा माहौल कि डर की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर अचानक दूर से मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। इसी वक्त सड़क के दोनों जानिब दरख्तों में ऐसा इर्ताश पैदा हुआ कि जैसे बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई हो और सामने मुझे मुख्तलिफ हैवले इधर से उधर जाते हुए दिखाई देने लगे। ये सब मंजर देखकर मैं इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक रही हों। अब वो हैवले खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे थे और माहौल को और ज़्यादा खौफनाक हद तक खौफज़दा बना रहे थे। डर और खौफ की वजह से मैंने एम्बुलेंस को और ज़्यादा स्पीड से भगाना शुरू कर दिया ताकि मैं जल्द से जल्द इस खौफनाक इलाके से निकल सकूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये तो अभी शुरुआत थी। एम्बुलेंस के सामने से मुझे बहुत से ऐसे हैवले नज़र आने लगे जैसे इन्होंने कफन नुमा सफ़ेद लिबास पहना हो। ये सब मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। अभी मैं ये सब मंजर देख ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई एम्बुलेंस के पिछले कैबिन से नॉक कर रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो खौफ की कैफियत ऐसी थी कि मेरे लिए बताना मुश्किल है। मैंने देखा सफ़ेद लिबास में लिपटा कोई आदमी पीछे बैठा है। ये वही डेड बॉडी थी जिसको मैं इसके गांव लेकर जा रहा था। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि एम्बुलेंस में कुछ ऐसा हो रहा था जो मुमकिन न था। इसीलिए अब एम्बुलेंस को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि मुझे वही आदमी पीछे बैठा हुआ दिखाई दिया। ये कोई आम बात न थी। इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था।
मेरे लिए एम्बुलेंस को आगे लेकर जाना मुश्किल हो गया। मैंने एम्बुलेंस को रोड की एक साइड पर खड़ा किया और नीचे उतरकर पीछे देखने का फैसला किया, लेकिन वो हैवले, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं एम्बुलेंस को रोककर पीछे देख सकूं। रात का 1 बज चुका था और मैं इंतहाई ठंड होने के बावजूद पसीने में शराबूर घबराते हुए एम्बुलेंस रोककर नीचे उतरा और जाके पिछले कैबिन का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने एम्बुलेंस के पिछले कैबिन का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि वो हैवले मेरे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे थे। मैं खौफ से थर थर काँप रहा था और वो आदमी कफन में लिपटा हुआ मेरे सामने बैठा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में इससे कहा, आप तो ज़िंदा हो भाई साहब। वो आदमी मेरी तरफ मुसलसल देखते जा रहा था। इसको देखते हुए मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो आदमी किसी हादसे का शिकार हुआ है। वो बिल्कुल ये आम इंसान जैसा था, सही और सलामत। मैं अभी इसे देख ही रहा था कि इतने में वो भारी आवाज़ में बोला, भाई साहब मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? इसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास न था, लेकिन मुझे जो हॉस्पिटल से बताया गया था मैंने वही इसे बताया और कहा, मुझे तो सिर्फ आपको आपके घर छोड़कर आना है। मेरी बात मुकम्मल होनी थी कि इसने कहा, तुम हॉस्पिटल वाले ऐसे ही करते हो, अपने पैसों के लिए बिना मरे हुए इंसान को भी मार देते हो। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि इतने में इसने पीने के लिए मुझसे पानी मांगा। मैंने गाड़ी में रखी हुई बोतल इसके हाथ में दी। इसने बोतल का ढक्कन खोला और पानी पीने लगा कि इतने में वो हैवले और ज़्यादा मेरे करीब आ गए। जैसे ही वो मेरे करीब आए, इनका कद हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। इनका कद बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा कि दरख्त के बराबर नजर आने लगे। मैं खौफ से थर थर कांपने लगा और मैंने हिम्मत करके अल्लाह का नाम लेना शुरू किया और ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो इन हैवलों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और इनके चीखने की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। लेकिन मैंने आयतल कुर्सी का विर्द बंद नहीं किया। फिर एक एक करके वो सारे के सारे हैवले गायब होना शुरू हो गए और फिर माहौल में इतना ज़्यादा सन्नाटा छा गया कि मुझे इस सन्नाटे से भी खौफ आने लगा कि एकदम से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। कॉल अटेंड की तो पता चला कि इसी आदमी का बेटा है। जब मैंने इसके बेटे को सारी बात बताई तो इसने मेरी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया और उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होने लगा। इस लड़के ने मुझे वहीं रुकने का बोला और 10 मिनट तक खुद आने का कहा। दरअसल जब मैं हॉस्पिटल से निकला इसी टाइम वो भी अपने गांव से निकल आया था, क्योंकि मोटरवे से उतरकर मैंने इसके बेटे का इंतज़ार करना था और इसी ने हमें गांव की तरफ लेकर जाना था। मैं मोटरवे पर खड़ा इस लड़के का इंतज़ार करने लगा और इस आदमी से कहा, भाई साहब आप आराम करें, आपका बेटा बस आने ही वाला है। इतना कहकर मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और इस लड़के का इंतज़ार करने लगा और मुसलसल कुरानी आयात और आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखा। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी एम्बुलेंस के करीब आकर रुकी और इसमें से एक लड़का उतरकर मेरी एम्बुलेंस की तरफ आने लगा। मैं भी फ़ौरन एम्बुलेंस से उतरकर इस लड़के की तरफ भागा और कहने लगा कि आपके वालिद ज़िंदा हैं, वो ठीक हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। मेरी बात सुनते ही वो लड़का मेरी तरफ हैरत से देखते हुए बोला, कहाँ हैं मेरे वालिद साहब, इनको बुलाओ। मैं भागते हुए एम्बुलेंस के कैबिन की तरफ गया, लेकिन कैबिन के अंदर जो मंजर मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। वो सब देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरी जान ही निकल जाएगी। मैंने देखा वो आदमी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है
और कोई हरकत नहीं कर रहा। मैंने जब ये सब देखा तो इस आदमी को हिलाते हुए कहा, भाई साहब उठें, देखें आपका बेटा आया है। लेकिन वो आदमी बिल्कुल खामोश था। मैंने दोबारा झंझोड़ते हुए आवाज़ दी, लेकिन अभी भी मुझे आगे से कोई जवाब न आया। वो लड़का लगातार मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। मैंने इस आदमी के हाथ पांव पकड़कर देखे तो इसका पूरा जिस्म काफ़ी ठंडा और अकड़ा हुआ था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं कैबिन के अंदर गया और इस आदमी के ऊपर से कपड़ा हटाया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र इस आदमी के चेहरे पर पड़ी, इस आदमी का जला हुआ पूरा जिस्म देखकर मैं खौफ और डर से कांपने लगा। जैसे ही मैंने मुड़कर इस लड़के की तरफ देखा तो वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, यार अजीब इंसान हो तुम, लगता है तुम नशे में हो और जो भी मुंह में आता है बकवास कर देते हो। मैं अपनी बात को साबित करने में लगा हुआ था, तभी इस लड़के ने कहा, तुमने तो कहा था कि इन्होंने पानी पिया है, लेकिन वो देखो इनके पास रखी हुई पानी की बोतल भरी हुई है। जैसे ही मैंने पानी की बोतल की तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस आदमी ने मेरी आंखों के सामने पानी पिया था, लेकिन पानी की बोतल भरी हुई थी और इसके ऊपर ढक्कन भी लगा हुआ था। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। वो लड़का दोबारा से मुझ पर गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हारी कंप्लेन तो मैं ज़रूर करूँगा, मेरा मुंह ना देखो, गाड़ी स्टार्ट करो और मेरे पीछे आओ। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। खैर, मैंने हिम्मत की और एम्बुलेंस को स्टार्ट करके इस लड़के के पीछे चलने लगा। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकता था और रास्ता भी काफ़ी लंबा था। रास्ता तय करते हुए अब तकरीबन मुझे आधा घंटा गुजर गया, लेकिन गाड़ी में सन्नाटा अभी तक छाया हुआ था। इसी खामोशी में एक अलग ही खौफ था। लेकिन फिर कुछ ही देर में इसका गांव आ गया, जहां बॉडी डिलीवर करना थी। मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन दिल को एक तसल्ली ये भी थी कि इसके बाद पूरा रास्ता मेरे साथ कोई भी ऐसा अनहोना वाक़या पेश ना आया। मैंने जल्दी से बॉडी डिलीवर की और वापसी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। सर्दी में धुंध काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा ध्यान अब रोड के बीच में था। मैं इस गांव से अब काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था। दिल को तसल्ली देते हुए बस यही कह रहा था कि अब सब नॉर्मल हो चुका है, लेकिन एम्बुलेंस में एकदम से मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैं इसको अपना वहम समझ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे साथ मौजूद है और मुझे वो देख रहा है। मैं बार बार आगे पीछे मुड़कर देखता, लेकिन मुझे वहाँ कोई भी दिखाई ना देता। कुछ देर बाद इसकी स्पीड खुद ही कम होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे एम्बुलेंस में कोई खराबी हो, जिसकी वजह से एम्बुलेंस की स्पीड कम हो रही है। थोड़ा आगे जाने के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था कि अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैं परेशानी की हालत में सर पकड़े बैठा था कि एकदम से कैबिन के पीछे से शीशा नॉक करने की आवाज़ आई। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ये वही आवाज़ थी जो मैं पहले भी सुन चुका था। भाई साहब, मैंने आपको पानी का बोला था, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मैंने वो बात सुननी थी कि मेरा दिल हलक तक आ गया। ये वही आदमी था जिसकी डेड बॉडी में अभी अभी गांव डिलीवर करके आया था। इसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, देखने में बिल्कुल इंसान जैसा। मेरे पास गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट ना हुई। आखिरकार मैं एम्बुलेंस से उतरा और ठंडी सुनसान रात में रोड पर भागना शुरू कर दिया। मैं एम्बुलेंस से काफ़ी दूर आ चुका था और मेरी नज़र अब सामने एक होटल पर थी।
मैं किसी भी तरह करके भागकर इस होटल तक पहुंचना चाहता था। होटल पहुंचकर मेरी नज़र होटल के गार्ड पर पड़ी। मैंने इसे अपने साथ होने वाला सारा वाकया बताया तो वो भी घबरा गया। वो गार्ड मुझे कमरे में ले गया जो शायद इसी का था। कमरे में आकर इसने मुझे वहां पर आराम करने का बोला और खुद दोबारा से होटल के बाहर आकर खड़ा हो गया। मैं इसकी बात मानते हुए कमरे में लेटा और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही न चला। अगली सुबह सूरज की हल्की हल्की रोशनी पड़ी तो मेरी आंख खुली। मैंने देखा मैं होटल के बाहर ज़मीन पर लेटा हुआ था। खुद को ऐसे ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर मुझे फिर से फिक्र होने लगी, क्योंकि रातों में जहां सोया था वो एक कमरा था, लेकिन जहां तो खंडर ज़मीन है, दूर दूर तक मुझे कोई कमरा दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, इसके बाद मैं वहां से उठा और एम्बुलेंस की तरफ जाने लगा। जो सिग्नल रात को इस जगह मौजूद ना थे वो अब मौजूद थे। मैंने फ़ौरन से हॉस्पिटल कॉल किया और अपने साथ होने वाला सारा वाकया बताया, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार न था। फिर कुछ देर बाद हॉस्पिटल से कुछ बंदे मेरी बताई हुई जगह पर आ गए। मैंने इन्हें ठीक इसी जगह बुलाया जहां होटल था। हम सब मिलकर होटल के अंदर चले गए। होटल के मैनेजर से जब पूछा तो इसने साफ इनकार करते हुए कहा, आप लोग किस कमरे की बात कर रहे हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई कमरा नहीं है। गार्ड भी सिर्फ एक है जो अभी भी होटल के बाहर मौजूद है। मैनेजर की कही हुई बात मुझे साफ साफ झूठा साबित कर रही थी। मैनेजर के पास खड़ा हुआ एक आदमी हमें काफ़ी देर से घूर रहा था। जब हम होटल से बाहर निकले तो वह आदमी भागता हुआ हमारे पास आया। इसने हमें कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। देखें, मुझे मालूम है आपकी मुलाकात किससे हुई। वो आदमी अक्सर होटल के बाहर दिखाई देता है। वो आदमी इंतकाल कर गया है। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले इस ज़मीन पर इस आदमी का एक कमरा हुआ करता था। होटल के मालिकों ने ज़बरदस्ती इससे ये कमरा खाली करवाकर इसे यहाँ से भगा दिया, लेकिन फिर चंद सालों बाद इसका इंतकाल हो गया। इस आदमी का ज़मीन से कुछ अलग ही प्यार था, जिसकी वजह से मरने के बाद भी वो अक्सर लोगों को यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। सब कुछ जानने के बाद हम वहाँ से निकल आए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी इसी का ख्याल चल रहा था। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी बात पर किसी को यकीन आया। कुछ दिन तक ऐसे ही ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहे। आखिरकार मैंने वो काम छोड़ना ही बेहतर समझा और एक सरकारी ड्राइवर बन गया। ये एक ऐसा वाकया था जिसको मैं आज तक न समझ सका। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाकया पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।